गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जूल थॉम्सन एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एंड वान डेर वाल्स गैस एंड जूल थॉम्सन का प्रसार आदर्श गैसों के लिए और वान डेर वाल्स गैस यानी वास्तविक गैसों के लिए के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जूल थॉम्सन की जो थ्योरी है, इसका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यानी जूल थॉम्सन थ्योरी का अध्ययन करने के माना कि कोई गैस का प्रसार इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी गैस है जो न तो बाहर से ऊष्मा लेती है, न ही कोई बाहर से ऊष्मा देती है, यानी उसका पात्र है वो पूर्णतः ऊष्मारोधी है। तो इस स्थिति में गैस के अणुओं का जो परस्पर आकर्षण होता है, उसको अणुओं को प्रसार होने के लिए, यानी अणुओं के परस्पर आकर्षण होता है, उसके अणुओं को दूर दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, आंतरिक कार्य करना पड़ेगा। जो ये कार्य करने के लिए हमको क्या उसी से ऊष्मा ऊर्जा लेनी होगी, और ऊष्मा ऊर्जा लेने से क्या हो जाएगी, क्योंकि बाहर से ऊष्मा ली नहीं जा रही है पात्र के द्वारा, पूर्णतः ऊष्मारोधी होता है, तो गैस का ताप कम हो जाएगा। जो ऊष्मा है उसके पात्र के अंदर उसका ताप कम हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगी, शीतल या ठंडी हो जाएगी। इसके विपरीत यदि गैस का प्रसार है, गैस के अणुओं के प्रति प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी रिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, तो गैस के अणुओं को प्रसार होने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी ऊष्मा की अधिकता हो जाएगी। और इस स्थिति में गैस है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इस स्थिति में गैस गर्म हो जाएगी। तो और यदि अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का न तो आकर्षण है न ही प्रतिकर्षण है, तो गैस के ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यही जूल थॉम्सन की थ्योरी है, यानी एक तो शीतलन की और एक गैस के गर्म होने की। और यदि अणु परस्पर स्वतंत्र है, किसी भी तरह का न तो आकर्षण है न प्रतिकर्षण है, तो उस स्थिति में गैस के टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम जो जूल थॉम्सन का एक्सपेंशन है उसका आइडियल और वैन डेर वाल्स गैसों के लिए अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमने एक सरल एक पात्र लिया है, सीसी सिलेंडर है। सीसी क्या है, गैस का सिलेंडर है, और उसमें एक जी है और एक सरंध्र दांत लगा हुआ है। इस सरंध्र दांत के दोनों ओर ए और बी दो पिस्टन लगे हुए हैं, जिनको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। इन पिस्टनों का ये पिस्टन है, ये सरंध्र दांत है जो पूर्णतः ऊष्मारोधित है। इसकी दोनों दीवारें पूर्णतः ऊष्मारोधित है, नहीं तो ऊष्मा बाहर जा सकती है, नहीं ये ले सकता है। अब क्या करते हैं कि जो पिस्टन ए है, जो पिस्टन ए उसके पिस्टन बी और उनके बीच में जो पिस्टन ए के बाईं ओर है, वो एक गैस की एक निश्चित मात्रा यानी 1 ग्राम गैस भरी हुई है। उस 1 ग्राम गैस का दाब T1 है, आयतन V1 है और टेम्परेचर T1 है। अब पिस्टन बी को दाईं ओर, पिस्टन बी है उसको दाब को स्थिर रखते हुए दाईं ओर खिसकाते हैं D1 दूरी से, दाईं ओर खिसकाते हैं। तो ये दूसरी स्थिति आ गई इसकी। इसको दाईं ओर खिसकाने के बाद माना गैस है उसका दाब T2 हो जाता है, आयतन V2 हो जाता है और टेम्परेचर T2 हो जाता है। तो तथा जो पिस्टन ए द्वारा चली गई दूरी D1 है और पिस्टन बी द्वारा दाईं ओर चली गई दूरी D2 है। ये D1 थी और ये D2 है। तथा यह माना कि जो सिलेंडर था सीसी, इसकी रेडियस त्रिज्या है माना कितनी है, R है। इसकी त्रिज्या माना R है। तो इन पर अलग अलग बल लगेगा। माना कि पहले पिस्टन ए के द्वारा लगाया गया बल या पिस्टन ए पर किया गया कार्य, यानी गैस पिस्टन ए द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन ए द्वारा किया गया कार्य, यानी गैस पर कार्य किया गया है। इसमें इस पर कार्य किया है, गैस पर कार्य किया गया है। तो कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। कितना बल लगाया गया है और उसका विस्थापन कितना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास P1 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस R है, इंटू विस्थापन D1। विस्थापन कितना हुआ है, D1, पिस्टन ए द्वारा D1 दूरी चली गई है। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम दूसरा निकालेंगे। ये तो पिस्टन ए द्वारा किया गया कार्य है। अब दूसरा पिस्टन बी पर किया गया कार्य, पिस्टन बी पर किया गया कार्य।
पिस्टन बी पर किया गया कार्य है, गैस द्वारा किया गया है, यहाँ गैस द्वारा किया गया कार्य है। तो इसमें भी वही बल इंटू विस्थापन और इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू विस्थापन कितना है, यहाँ पर d2 है। तो ये आ गया हमारे पास। तो लास्ट में हम ये देखते हैं दोनों पिस्टनों के द्वारा पिस्टनों पर किया गया कार्य आ गया हमारे पास। यहाँ हम ये लिखेंगे तो 1 ग्राम गैस द्वारा किया गया। अब 1 ग्राम गैस पर किया गया कार्य, अब जो 1 ग्राम गैस पर किया गया कार्य, 1 ग्राम गैस पर किया गया कार्य कितना वर्क किया गया है उस पर, इसको निकालेंगे हम। तो इसको निकालेंगे हम, यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे। पिस्टन बी द्वारा किया गया कार्य में से एंड गैस द्वारा किए गए कार्य में से गैस पर किए गए कार्य को घटा देंगे। तो क्या आ गया, P2 पाई आर स्क्वायर d2 माइनस P1 पाई आर स्क्वायर d1, ये हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पाई आर स्क्वायर d1 बराबर होता है v1 एंड पाई आर स्क्वायर d2 बराबर होता है v2। ये क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर P2 v2 माइनस P1 v1, इस रूप में लिख दिया हमने इसको। किया गया कार्य को dw बराबर, तो दिया गया कार्य है वो dw बराबर P2 v2 माइनस P1 v1 आ गया। अब यह कार्य है जो गैस, क्योंकि गैस का पात्र है वो पूर्ण उष्मारोधित है, तो गैस पर जो किया गया कार्य है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा के द्वारा, आंतरिक ऊर्जा से कार्य किया जाएगा, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी। माना प्रारंभिक इंटरनल एनर्जी है वो U1 है तथा अंत की लास्ट की जो इंटरनल एनर्जी है वो U2 है। तो आंतरिक ऊर्जा में कमी, आंतरिक ऊर्जा में कमी क्या आ जाएगी, U2 माइनस U1। आंतरिक ऊर्जा में कमी है वो किया गया किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। इसको हम समीकरण नंबर जैसे 1 कह देंगे। तो ये आंतरिक ऊर्जा में कमी है वो किए गए कार्य के बराबर है, तो समीकरण इसको हम 1 कह देंगे। जैसे समीकरण 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम U2 माइनस U1 बराबर P2 V2 माइनस P1 V1, यह हम लिख सकते हैं। तो इससे हम इसको पक्षांतर करके एक तरह से एक तरफ भी ला सकते हैं, या फिर इसको इधर की तरफ लिख सकते थे हम। तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे कि U1 P1, यानी इसको इधर ले जाएंगे या फिर इसको इधर ले आ जाएंगे, U1 प्लस P1 V1 बराबर U2 प्लस P2 V2, या फिर हम ये कह सकते हैं U प्लस PV बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, U प्लस PV बराबर स्थिरांक, क्या हो गया, कांस्टेंट। U प्लस PV बराबर क्या आ गया, स्थिरांक। यानी U प्लस PV है, यहाँ एक तरह से एंथैल्पी है। तो हम ये देखते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव में जो पात्र है उसकी एंथैल्पी है वो क्या होती है, नियत रहती है। यानी एंथैल्पी क्या होती है, नियत रहती है। अब जो ताप है वो 2 प्रकार से निर्भर करेगा। गैस का जो टेम्परेचर है वो 2 प्रकार से निर्भर करता है। एक तो उसके ताप पर निर्भर करेगा, किया गया कार्य है यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो एक तो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी K पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, K पर। तथा जो अणुओं के बीच में जो आंतरिक आकर्षण है या ये कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, उस पर भी निर्भर करेगा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा को यहाँ रोशे दर्शा रहे हैं, तो इन दोनों पर निर्भर करता है। इसका जो एंथैल्पी है वो दो पर निर्भर करेगी। यानी हम ये लिख सकते हैं कि U1 बराबर K1 प्लस P1, यानी काइनेटिक ताप पर निर्भरता प्लस स्थितिज ऊर्जा पर निर्भरता, और U2 बराबर K2 प्लस ρ2, इन दोनों पर निर्भर कर रहा है। यानी U प्लस K दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि यहाँ हम जानते हैं कि V लो, हम जानते हैं जो टेम्परेचर है T1 प्रोपोर्शनल टू K1 एंड T2 प्रोपोर्शनल टू K2। अब इनकी 2 कंडीशन होती है, यदि T1 ग्रेटर देन K1
तब क्या होगा, तब T2 ग्रेटर देन K2 होगा, तब T2 ग्रेटर देन K2 होगा, ये कंडीशन रहेगी इनकी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब अलग अलग दोनों गैसों के लिए हम ये लिखेंगे, आदर्श गैस के लिए और वान डेर वाल्स गैस के लिए इसकी क्या क्या कंडीशन होती है। तो आदर्श गैस होती है, सबसे पहले हम आदर्श गैस के लिए लिखेंगे, आदर्श गैस होती है वो बॉयल के नियम का पालन करती है। एक बार आइडियल गैस के लिए लिखेंगे, आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए इसकी कंडीशन क्या रहती है कि आदर्श गैसें हैं वो बॉयल के नियम का पालन करती है। यानी बॉयल का नियम का मतलब P1 V1 बराबर P2 V2 इस नियम का पालन करती है। और P1 V1 है वो किसके बराबर हो रहे थे, हमने पहला था U1 U2 के बराबर, किसके बराबर होते, U1 बराबर U2, तो हमने पहले पढ़ा था, पहले के समीकरण था P1 V1 बराबर U1 के, या P2 V2 बराबर U2 के बराबर होता है। U1 U2 का मतलब इससे हम क्या लिख सकते हैं कि U1 की वैल्यू कितनी है, K1 प्लस O1 बराबर K2 प्लस O2, ये स्थिति लिख सकते हैं हम। इससे क्या मतलब करता है हमारा, यानी आदर्श गैस है उनके अणुओं में परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए उनकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। यानी ρ1 बराबर ρ2 बराबर क्या होता है, शून्य होता है। आइडियल गैसों के अणुओं के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसलिए इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, शून्य होगी। या हम कह सकते हैं कि K1 बराबर K2 होगा एंड T1 बराबर T2 होगा। ये आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन के प्रभाव प्रदर्शित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस के अणुओं में कोई आकर्षण नहीं होता है। यानी सैद्धांतिक रूप से जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव में ताप के परिवर्तन नहीं होगा, और व्यवहार में प्रकृति में कोई भी गैस है पूर्ण रूप से आदर्श गैस नहीं होती है। इसके अलावा दूसरी गैस होती है वान डेर वाल्स गैस, उसका मतलब है यानी रियल गैस, वान डेर वाल्स गैस कह देते हैं या रियल गैस कह दो या एक्चुअल गैस। वान डेर वाल्स गैस होती है वो न तो आदर्श गैस समीकरण यानी बॉयल के नियम का पालन भी नहीं करती है, और ये जूल थॉमसन प्रभाव का भी पालन नहीं करती है। तो आज हमने इस सरल कार्ड का प्रयोग था, जूल थॉमसन का प्रयोग, उसके द्वारा हमने आइडियल गैसों के बारे में अध्ययन किया है, उनका एक्सपेंशन के बारे में, और जो रियल गैसें हैं वान डेर वाल्स गैस है उनके बारे में अध्ययन किया है। आदर्श गैसों के बीच में तो हमने क्या सिद्ध किया कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, और नहीं ये जूल थॉमसन प्रभाव में इनके बीच में कोई ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो रियल गैसें हैं वो न तो बॉयल नियम यानी आदर्श गैस के समीकरण का पालन करती है, और ये जूल थॉमसन प्रभाव का पालन भी नहीं करती है। आज हम इतना ही